दर्पण तथा प्रकाश का परावर्तन। दर्पण तथा प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग पहला लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग देखे। आज का टॉपिक हम लोग का है बाबू प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश की परावर्तन को सबसे पहली बात याद रखोगे कि इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन यानी किसी वस्तु से प्रकाश अगर टकरा कर लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसका दो नियम होता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा बात? तब प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये क्या होता है, इसको फिगर के माध्यम से और इसका डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी किसी वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की परावर्तन जो होती है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। मान के चलिए बाबू कि ये जो लाइन है इस प्रकार से, यहां पर इसको हमने यहां से क्या किया है, पॉलिश किया है। और याद रखोगे कि जो भी तुम्हारा नीचे से पॉलिश किया हुआ है तो वह एक प्रकार का प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण बन जाता है। और ये जो कलर किया हुआ है, इस कलर करने का जो आपका केमिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। यानी ये जो आपका प्लेन मिरर है, तब प्लेन मिरर को कलर किससे किया गया है, तो याद रखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट से इसको कलर किया जाता है। यानी प्लेन मिरर को सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। अब यहां पर देखते हैं बाबू, अगर यहां से कोई प्रकाश का किरण इस प्रकार से यहां आता है तो जो लाइन यहां से आया यानी आने वाला जो लाइन है इसको इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहा जाता है, तो आपतित किरण। यानी याद रखोगे आने वाला प्रकाश का किरण आपतित किरण होता है। और यहां से ये कलर किया हुआ है यानी लाइट जो है क्रॉस नहीं करेगा, तो टकराने के बाद ये बिल्कुल इस प्रकार से चला जाता है। तो यानी कि आने वाला किरण आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और यहां पर टकराने के बाद जो परावर्तन हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुआ, इस लाइन को, इस रे को हम लोग कहेंगे बाबू परावर्तित किरण कहा जाएगा। कौन सा किरण कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहा जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों के बीच में अगर हम यहां से एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर देते हैं तो यहां पर दो एंगल क्रिएट होता है। मान के चलो यहां ए है, यहां पर ओ है, और यहां बी, और यहां पर एन मान लेते हैं। तो एंगल ए ओ एन यानी कि ये वाला एंगल जो होगा इसको आई से इंडिकेट करेंगे, और एन ओ बी या बी ओ एन यहां पर जो एंगल बनता है उसको आर से इंडिकेट किया जाता है। आई का मतलब होता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं बाबू, तो आपतन कोण कहा जाता है। और आर जो है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। याद रखोगे कि एंगल
AON जो है उसको आपतन कोण कहेंगे, जिसको I से इंडिकेट करते हैं। अब BON जो है इसको R से इंडिकेट करते हैं, इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ये बातों को याद रखना है। अब यहां पर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन जो है किसी वस्तु से टकराने के बाद लौटने की जो घटना होती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसका दो नियम होता है। याद करोगे कि इसके दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसके दो नियम होते हैं, यानी दो तरह का लॉ होता है बाबू। इसके जो है दो नियम होते हैं। याद रखोगे प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सर दो नियम होते हैं। याद रखोगे पहला जो नियम होता है इसको याद करना है बाय फिगर, साथ में दोहराओगे याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये जो नियम है इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। लिखते हैं, बोलना है बाबू, साथ में दोहराने से याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब को, अभिलंब को, अभिलंब को, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। याद करोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यानी फर्स्ट रूल कहा जाता है। सेकेंड रूल जो होता है इसके बारे में याद रखोगे कि ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण आपस में बाबू इक्वल होता है। इसको भी लिख देते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कौमा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखोगे अर्थात एंगल आई के इक्वल एंगल आर होता है सर जी। याद रखोगे बाबू, समझ में आ रहा बात। याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है बाबू बिहार बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको आता है। याद रखोगे बाबू, और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और स्क्रीनशॉट लेने से आप इसको बार बार याद कर सकते हो। जल्दी करिए, दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है बाबू, इसको अब इरेज कर रहे हैं। याद रखोगे ये पॉइंट को कि समतल दर्पण जो होता है प्लेन मिरर, इसको कौन सा चीज से कलर किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। घर का जो ऐनक देखोगे, ऐनक अगर फूटा हुआ है तो उस ऐनक के पीछे जो कलर किया रहता है वह किस चीज से कलर किया रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से कलर किया रहता है। समझिए बात, चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है बाबू समतल दर्पण। समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर, प्लेन मिरर।
घर का जो ऐनक होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, और इस ऐनक में हम लोग सजते हैं और संवरते हैं। और लड़कियां जो होती है इसी में लिपस्टिक लगाती है और दूसरों को दिखाने के लिए अपना सजकर संवरकर रोड पर निकल जाती है। तो ये जो होता है बाबू, इसको कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखोगे समतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे बाबू, याद रखोगे। जिस दर्पण की परावर्तक सतह है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह है समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह हमेशा समतल हो उस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण, घर का ऐनक। समतल दर्पण की बात किया जाए, जिसको टच करने पर एकदम से प्लेन दिखाई देगा, समझ में आ रहा बात, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहा जाएगा। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की विशेषता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है, यानी कि इसका क्वालिटी क्या है, तो याद रखोगे बाबू समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता जो होता है ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण की विशेषता कहते हैं। तो याद रखोगे, मान के चलो कि समतल दर्पण की विशेषता की बात करते हैं तो याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। याद रखोगे पहला पॉइंट समतल दर्पण की विशेषता, तो पहला पॉइंट प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा। प्रतिबिंब यानी इमेज, इमेज जो है जस्ट पीछे बनेगा। जैसे सपोज दैट ये आपका प्लेन मिरर है, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है तो इसका फोटो जो बनेगा यानी इसके पीछे बनेगा, यानी दर्पण के जस्ट जो है वह पीछे बनता है। समतल दर्पण की यही एक विशेषता है। दूसरा विशेषता याद रखोगे, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। याद रखोगे बाबू, अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वह बराबर होगा। इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हो गया समतल दर्पण, अगर यहाँ कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इसका डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे वस्तु का दूरी, और इसका जो फोटो बनेगा यानी जो इमेज बनेगा यहां पर बनेगा, इसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आ रहा बात, तब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। जैसे जैसे ये इधर जाएगा यानी पीछे हटेगा तो इसके अंदर भी पीछे हटता है। जैसे जैसे पास जाओगे तो इसके अंदर का भी जो इमेज होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, पास में आ जाता है। तो याद रखना है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है, ठीक है, प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है बाबू, तो सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के जैसा ही आपको क्या बनेगा, तो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। एक पॉइंट और दे देते हैं, याद रखोगे कि जो समतल दर्पण होता है उसका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। याद रखोगे कि प्रतिबिंब जो है वह पार्श्विक रूप से उल्टा,
अब पार्श्विक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो समतल दर्पण के सामने हम जाते हैं, तो अगर हम लोग बायां हाथ उठाओगे तो उसके अंदर जो इमेज बनेगा ऐनक के पास, वहां पर दाहिना हाथ उठता है, तो उसी को कहते हैं पार्श्विक। यानी साइड का जो अंग होगा, साइड का जो पार्ट होगा, वह बिल्कुल क्या होगा? उल्टा होगा। अगर इधर वाला आंख छूओगे तो ऐनक में कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट वाला। अगर इधर से बाल झाड़ोगे तो उसमें इस साइड से उल्टा दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी लैटरल अपोजिट तुम्हारा क्या बनता है? उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की विशेषता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की किन्हीं 3 विशेषता को उल्लेख करे, तो इस तरह से कम 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार से याद करना है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, इसको जल्दी से कर लीजिए बाबू, या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले ले। अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है बाबू, प्रतिबिंब के बारे में है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में हम लोग देखेंगे, इमेज कैसे कैसे हमारा बनता है और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब क्या है। तब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, और इमेज जो होता है उसके बारे में जानेंगे बाबू। प्रतिबिंब जो है क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आइए दोनों प्रतिबिंब में अंतर भी आपको आता है। तो याद रखना है कि जब कभी वस्तु, जब कोई भी वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे एक प्रकार का आपका इमेज बनता है, और उसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ ना बात? तो याद रखोगे कि ये जो प्रतिबिंब होता है बाबू, ये प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार के। एक प्रतिबिंब जो होता है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा बात? हम इसका भी लिखा सकते हैं प्रतिबिंब का डिफिनीशन, लेकिन इसलिए नहीं लिखा रहे बाबू कि उसको एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है। प्रतिबिंब के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखोगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है वह 2 प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहा जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। और एक बात और याद रखोगे, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है या वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। याद रखोगे कि प्रतिबिंब जो है वह 2 प्रकार के होता है। समझ आ रहा बात? याद रखोगे कि प्रतिबिंब जो है वो आपको 2 प्रकार के होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बाबू ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखोगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला पॉइंट याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह आपका सीधा होता है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग अंतर को समझ रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह आपका उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखोगे, यानी कि इसको सर्टेन यानी पर्दा पर इसको उतारा जा सकता है। और ये जो होता है दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त
नहीं कर सकते हैं। याद रखोगे बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे तो इसे यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, प्राप्त कर सकते हो, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सपोज है, मान के चलो कि अगर यहां पर देखा जाए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का फोटो जो है उसको पर्दा पर निकाल कर उसको हम लोग फिल्म भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस आदमी के अंदर मन में कौन सा चीज है या कौन सा सपना देखा, उस सपना को आप इमेज के रूप में नहीं दिखा सकते हो। अर्थात कह सकते हो हमारा फोटो बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर जो है वो उसको काल्पनिक कहेंगे, यानी सपना को दिखाया नहीं जा सकता है। और जो सपना नहीं दिखाया जा सकता है वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल चीज, तो रियल चीजों को दिखाया जा सकता है, लेकिन जो चीज आपके मन में है उस चीजों को पर्दा पर आप नहीं दिखा सकते हो, जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब में समझते हैं। याद रखोगे तीसरा पॉइंट, इसका फोकस जो होता है वास्तविक होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस वास्तविक होता है। फोकस कैसा होता है बाबू? तो वास्तविक होता है। याद रखोगे इसका पॉइंट जो है, इसका फोकस जो है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का फोकस हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है सर जी। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। याद रखोगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे, यह भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखोगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दोनों में टॉपिक में अंतर आता है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि बिहार बोर्ड में आपको फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे का टॉपिक देखते हैं बाबू। कृपया करके पूरा वीडियो देखें। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा जाए तो आप किसी भी तरीका से देखा जाए तो आप बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। समझ रहा बात? और अच्छी तरीका से पढ़ने पर अच्छा नंबर भी आने की काफी ज्यादा उम्मीद आ जाएगा, उम्मीद आता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है बाबू। अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं। कौन सा दर्पण बाबू? तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ये बात को याद रखोगे। ये भी जो होता है कैसे होता है ध्यान देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक सर्कल हमने बनाया तो इस सर्कल को कहेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो एक पार्ट बना ऐसे और दूसरा पार्ट बना ऐसे। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि ये दोनों को कलर कैसे कर रहे हैं। अगर बाहर से कलर कर दिया जाए, अगर बाहर से कलर कर दिया जाए तो ये बनेगा बाबू अवतल दर्पण। बाहर से कलर कर दोगे तो बनता है अवतल दर्पण। अगर इस पार्ट को अंदर से कलर कर देते हो तो बनता है उत्तल दर्पण। याद रखोगे दर्पण कितने प्रकार के, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बाहर से कलर किया जाता है, उत्तल दर्पण को अंदर से कलर किया जाता है। ये दो प्रकार के आपका दर्पण होता है बाबू। और गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं बाबू वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C से इंडिकेट करते हैं
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बाबू, याद रखोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्यों कहते हैं तो याद रखोगे, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के बीच का जो सेंटर है उस सेंटर पॉइंट को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद रखोगे, कोई भी दर्पण है या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, इस दर्पण के बीच का बिंदु, ये बीच का बिंदु को पी बोले तो पोल, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो ध्रुव कहते हैं। याद रखोगे ध्रुव। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी यहां पर देखा जाए तो इसका भी बीच का पॉइंट जो होगा उसको पोल बोल देंगे, पोल यानी ध्रुव बोला जाएगा। ये सबका डिफिनेशन लिखाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। पोल किसको कहते हैं तो दर्पण के बीच का पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। दर्पण के बीच के पॉइंट यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को कितना से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं तो P से इंडिकेट करते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं तो याद रखना है वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। समझ आ रहा बात। तो यहाँ पर 2-3 हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को भी समझेंगे, और ये क्वेश्चन जो है अति लघु में या तो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो याद रखोगे, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण की केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से इंडिकेट करते हैं, जिसे C से सूचित करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। याद रखोगे बाबू, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने यहां पर समझा कि गोलीय दर्पण के जो बीच का पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखोगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉपिक है बाबू ध्रुव। ध्रुव यानी पोल। पोल किसको कहते हैं तो याद रखना है दर्पण का मध्य बिंदु, चाहे दर्पण की मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच का, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिसे P से इंडिकेट करते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। यानी कह सकते हो कि मिड पॉइंट सूचित करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एनी मिरर इज कॉल्ड आर पोल। यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका मिड पॉइंट जो होगा, बीच का पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं ध्रुव कहा जाता है। समझ में आ रहा बात। इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करो बाबू। चलिए अगला टॉपिक, देखो बाबू, ये आपका एक बना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्योंकि बाहर से कलर किया हुआ है, अब बाहर से कलर करने पर कौन सा दर्पण बनता है तो बनता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का बीच का पॉइंट को क्या कहते हैं P कहते हैं। और यहां पर देखो, अगर इसको ऐसे बनाते तो ये हमारा क्या बनता सर्कल बनता, लेकिन याद रखना है कि सर्कल का भी सेंटर यहां होगा। अगर पूरा सर्कल बना दिया जाए तो इसका यहां पर सेंटर होगा, और सेंटर को क्या कहते हैं तो C से इंडिकेट करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगर ये दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं
तो इस लाइन को कहते हैं बाबू, याद रखोगे, मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा बात, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। समझ आ रहा बात, यानी कह सकते हो कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। याद रखना है, इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे, पी तथा सी को मिलाने वाली रेखा लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्लियर है, यानी कह सकते हो ज्वाइंट द पॉइंट पी एंड सी इज कॉल्ड आर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पी और सी को आपस में मिला दिया जाए तो बनता है आपका मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रहा बात। अब देखो ये वाला लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर यहां से कोई लाइन ऐसे आता है तो याद रखोगे यहां पर कलर किया हुआ है तो इसके क्रॉस तो नहीं हो सकता है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करता है उस बिंदु को एफ से इंडिकेट करते हैं, जिसको कहा जाता है बाबू रे फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। तो यही हमारा टॉपिक है, फोकस क्या है। तो फोकस का परिभाषा समझोगे, फोकस को फोकस ही कहा जाता है। याद रखोगे ये कौन सा लाइन है, तो याद रखना है बाबू कि आपका है मुख्य अक्ष। तो यही बात को लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, इतना ही लिखते हैं, काटती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, जिसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं बाबू। याद रखोगे। देखिए अगला टॉपिक इसी में है। देखो बाबू यहां पर क्या है सी, यहां पर क्या है पी, यहां पर है एफ, तो ये हो गया एफ, इसको क्या कहोगे एफ, और यहां पर इसको क्या बोलोगे पी। तो पी और एफ का बीच का जो डिस्टेंस है, एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बाबू फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जो होता है उसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी कि कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड आर, याद रखोगे लेंथ ऑफ फोकस, यानी फोकस का डिस्टेंस, यानी फोकस का डिस्टेंस होगा, यानी फोकस दूरी होगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं कि फोकस दूरी क्या है। तो ये भी याद रखोगे बउआ, बाबू रे भाई बंधु, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि ध्रुव यानी पी तथा फोकस यानी कि एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। याद हो गया, सूचित करते हैं, बाय फिगर समझ में आ गया तो डिफिनेशन लिखना बहुत इजी है, यानी पी और एफ का बीच का डिस्टेंस फोकस दूरी। अगला टॉपिक ये वाला को क्या बोलेंगे बाबू,
P बोलेंगे, और ये वाला को क्या बोलेंगे? C। तो P और C का जो दूरी है, P और C के बीच का दूरी, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। यानी कह सकते हो कि प्रिंसिपल, देखो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर दो बिंदु है, एक P है और एक C है, और P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी जो दूरी होगा P और C के बीच का दूरी, उस दूरी को सर कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और जिसको क्या से इंडिकेट करते हैं? R से इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन है बाबू, ठीक है, P तथा C यानी कि ध्रुव, और वक्रता केंद्र, P मतलब ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र, यानी P तथा C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद रखोगे कि वक्रता त्रिज्या P और C के बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं बाबू। याद रखोगे, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? P एंड C के जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।